Hello guys, I hope you all are safe and sound. Welcome back to another video. So in this video I'm going to talk about my experience, why I started IELTS, when I started IELTS, and मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस की IELTS मतलब अच्छे बैंड्स लाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा मेरे बैंड कितने आए आगे, और मेरा क्या एक्सपीरियंस था IELTS बैंड के आने, मतलब जो बैंड मेरे आए उसके आने के बाद, मतलब कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, आगे सब कैसे प्रोसेस होता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैं कौन सी कॉलेज में पढ़ता हूँ, वो सब, मेरा कौन सा कोर्स है, कितने साल का कोर्स है, वो सब ये वीडियो में बताऊँगा। और हाउ कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड माई स्टडीज़, सो वो भी बताऊँगा मैं। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। सो यस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मैं मेरे डिप्लोमा के सेकंड ईयर में था, मैंने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। जब मैं सेकंड ईयर में था, लाइक माय पेरेंट्स अप्रोच मी कि आप मतलब तू कनाडा जाना चाहता है, हमारी इच्छा है कि तू बाहर जाके पढ़े और बाहर जाके सेटल हो। मेरी मॉम की भी बहुत इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि उसको भी बहुत घूमने का शौक़ है। मैंने सोचा, तब मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता। मैंने 6-7 साल प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है, फ्रॉम अंडर 14 टू अंडर 19। ये 6-7 सालों में बहुत बार ऐसा लगा कि बहुत बार परफॉर्म किया और ऐसा लगा कि हाँ भाई अभी कुछ हो जाएगा मेरा, बट हुआ नहीं। 1-2 बार ऐसा भी परफॉर्म भी नहीं हुआ तो सिलेक्ट नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। फिर जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि हाँ, तू ये ऑप्शन है तेरे पास, हम लोग चाहते हैं तुझे भेजना तो तू जा सकता है। मैंने सोचा उसके बारे में। फिर फाइनली आई डिसाइडेड टू लीव क्रिकेट। फिर मैंने क्रिकेट छोड़ा जब मैं अंडर 19 लास्ट बार खेला। एक वनडे मैचेस थी हमारी, तब मैं जो खेला वो खेला, बाद में क्रिकेट छोड़ दिया मैंने। देन जब मेरा 3rd सेम चल रहा था, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि मतलब तू जा सकता है। तब मैं क्रिकेट खेलता, तब मेरी मैचेस भी चल रही थी। तो मैंने सोचा एक बार ये ख़त्म हो जाए, अगर ये साल मैं सिलेक्ट होता हूँ तो ठीक है, नहीं होता हूँ तो फिर मैं डिसीजन लूँगा मेरे को क्या करना है आगे। देन जब मैं 4th सेम में आया तब सब मतलब ख़त्म हो चुका था, सब मैंने क्रिकेट भी छोड़ दिया था। देन मैं 4th सेम में मैंने IELTS चालू किया। तो मैंने मतलब एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें मेरे को सब पता चला, मतलब कौन से प्रोविंस में मेरी कंप्यूटर IT रिलेटेड जो मतलब फील्ड है मेरी, उसके रिलेटेड कौन से अच्छे कॉलेज है, फ्यूचर में क्या स्कोप है, तो वो सब मेरे को पता चला। और मेरे को ये बात भी पता चली कि मैं 5th सेम के बेस पे उधर कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड IELTS व्हेन आई वाज इन 4th सेम। मैं स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना गया पूरा IELTS प्रॉपर पूरा देख लिया, मतलब क्या सीन होता है, कैसे उनका एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम में पूछने का क्या होता है। जब मैं 4th सेम में था तो स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना ही जा पाया रेगुलर। फिर मेरी कॉलेजेस और ट्यूशन की वजह से मैं IELTS में जा नहीं पाया। बट जो मेरे पास मटेरियल था, जो मैंने IELTS किया कानन इंटरनेशनल में से, जो मेरे पास मटेरियल्स था उसमें से मैं घर पे प्रैक्टिस करता था और क्लास अटेंड नहीं कर पाता था। वो मेरी प्रैक्टिस जो मैंने की वो मेरे को थोड़ा हेल्प किया। बाद में जब 5th सेम आया, दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया था, दिसंबर 2019 में मेरा 5th सेम का एग्ज़ाम था। वो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, शायद नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट में एग्ज़ाम था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने 1-1.5 महीना पूरा प्रिपरेशन में लगा दिया, एकदम फुल फोकस प्रिपेयर किया IELTS के लिए। और मैंने सोचा था कि जनवरी में दूंगा, मेरे को अभी डेट याद है, 11 जनवरी मैंने IELTS एग्ज़ाम दी थी, जनवरी 2020। और जनवरी 2020 में मेरा 5th सेम का रिज़ल्ट भी आने वाला था। तो मैंने ऐसा प्लान किया था कि मेरा 5th सेम का रिज़ल्ट भी आएगा और बैंड्स भी साथ में आएंगे, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सितंबर 2020 इनटेक में जाना था कनाडा। देन मैंने वो भी किया और मेरे 5th सेम में आए 8 SPI और बैंड्स भी आ गए 7 बैंड। तो फिर मेरे जनवरी में कॉलेज का रिज़ल्ट भी आ गया था 5th सेम का, और मेरे IELTS के बैंड्स भी आ गए थे। मेरे आए हैं ओवरऑल 7 बैंड्स। तो मैं आपको वीडियो में एंड के बताऊंगा, थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर सिर्फ यही बात करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस पर मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ, पर वो नहीं। मैं रफली आइडिया वीडियो के एंड में दूँगा। वो मेरे बैंड्स आए। और आपको मतलब जब आप 5th सेम के बेस पे आप अप्लाई करते हो, आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलता है, कि उसमें कंडीशन होता है कि आप 5th सेम के बेस पे हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, बट आपको आपके लास्ट सेम में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर
हाँ, आपको लास्ट सेम में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर डिप्लोमा हो तो 5th सेम के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो, अगर डिग्री में पढ़ रहे हो तो 7th सेम के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, सो आपको लास्ट सेम में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। बट लकीली मेरे 5th सेम में 8 SPI आए थे और मेरे बैंड्स भी अच्छे थे, तो मेरी जो कॉलेज है शेरिडन कॉलेज, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट ही अनकंडीशनल ऑफ़र भेज दिया, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भेजा कि उसमें कुछ लिखा नहीं था कि आपको इतने मार्क्स लाने या ऐसा कुछ। मेरा एडमिशन कंफर्म हो ही गया था 5th सेम के बेस पे ही, सो वो एक अच्छी बात थी। फिर जैसे ऑफ़र लेटर आया उसके बाद एक फ़ी इनवॉइस जनरेट होता है, उसमें आपकी मतलब क्या फ़ीस है पूरे साल की वो आपको लिखा होता है, ओवरऑल आपकी फ़ीस क्या है, और आपको 1 साल की फ़ीस भर के जानी पड़ती है। क्योंकि अभी SDS स्ट्रीम ये लोग ने ला दिया है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, उसमें आपको 1 साल की फ़ीस भरनी पड़ती है, और जिसके 6.5 लेस देन 6 आते हैं वो सब SDI में अलाई करते हैं, तो आपको कंपलसरी 1 साल की फ़ीस भर के ही जानी पड़ती है। सो मैंने बैंड्स आने के बाद मैंने अप्लाई किया था लगभग 24 या 25 जनवरी को मैंने 4-5 कॉलेज में अप्लाई किया था। पहले एक थी शेरिडन, एक थी सेनेका, एक कॉनेस्टोगा, एक फेंट्रो करके थी, उसमें फ्री था, मतलब एप्लीकेशन चार्ज नहीं था, तो उसमें डाल दिया था मैंने। और एक 5वीं याद नहीं है मुझे। सो 5 में से मेरे को 3 कॉलेज से ऑफर लेटर आ गए थे, शेरिडन, सेनेका और कॉनेस्टोगा। तो शेरिडन में मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को जो कोर्स चाहिए था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सो वो मेरे को मिल रहा था, दूसरी 2 कॉलेज में दूसरे कोर्स में एडमिशन मिल रहा था। सो दैट्स वाई आई चोज शेरिडन, क्योंकि मेरे को जो कोर्स में एडमिशन चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। और शेरिडन जो एरिया में वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी रहते, तो मैंने उन लोग से बात भी की, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे अच्छा है, तू आएगा तो थोड़ा हम भी सपोर्ट कर देंगे। सो इसलिए वो मेन रीज़न था कि शेरिडन में एडमिशन लेने का, और लकीली मुझे उधर से ऑफर लेटर आ गया था। सो मुझे लगभग एक डेढ़ महीना लगा था ऑफर लेटर आने में शेरिडन कॉलेज। ये बात है जनवरी की, नहीं मेरा ऑफर लेटर आया था फरवरी में, तो तब तक मेरा 6th सेम लास्ट सेम चालू हो गया था। सो देन उसमें जो फ़ी इन्वॉइस आता है उसमें आपको फ़ीस का मतलब डेडलाइंस और वो सब लिखा होता है। तो मेरी शायद मई या जून में डेडलाइन थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, और सेकंड इंस्टॉलमेंट की थी नवंबर में, सितंबर इनटेक के लिए। बट आपको SDS स्ट्रीम में लाई करना है तो आपको पूरा 1 साल की फ़ीस भर के जाना पड़ता है। सो देन मार्च में सबको पता ही है कोविड आ गया और सब लॉकडाउन सब हो गया। तो तब तो यही था कि हाँ चलो 1-1.5 महीना ये चलेगा, फिर वैसे सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। किसको पता था कि ये सब इतना लंबा चलेगा। अभी भी चल रहा है, दिसंबर हो गया, अभी ख़त्म होने का नाम नहीं रहा, और नए कुछ आ रहा है। सो तब ये सीन था कि जो लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद जैसे ही पहला लॉकडाउन, मतलब जब पहला खुला सब पहली बार लॉकडाउन होने के बाद, सो तब तक शायद एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, शायद मई या जून हो गया था। तो मेरी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेडलाइन भी आ चुकी थी, तो हम लोग ने पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो भर दिया था फ़ीस का। सो तब मेरा डिप्लोमा चल रहा था, लास्ट जो 6 सेम वो मई या जून में एंड होने वाला था, पर ड्यू टू कोविड वो तब भी लॉकडाउन था, तो कुछ मतलब एग्ज़ाम हुए नहीं हमारे। एग्ज़ाम एक्सटेंड होते गए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर लास्ट में सितंबर में एग्ज़ाम हुआ। सो बहुत सारी कॉलेजेस थी, मतलब मेरी कॉलेज भी थी जो ऑनलाइन स्टडीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी। बट मेरा एकेडमिक जो होता है वही ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैं ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकता था। सो मेरे को प्रोग्राम डिफ़र करवाना पड़ा, मेरा इंटेक ही डिफ़र करवाना पड़ा। तो मेरे को सितंबर से जनवरी इंटेक करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे पूरे 6 सेम भी कंप्लीट नहीं हुए थे। और हाँ, मेनली तो वही रीज़न, 6 सेम कंप्लीट नहीं होते तो मैं ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर पा रहा था। सो मेरा जो 6 सेम की एग्ज़ाम हुई हमारी ऑनलाइन हुई थी, वो हुई थी सितंबर में, और तब तक मेरी जो उधर कनाडा में जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो गई थी ऑनलाइन स्टडीज़ करना। सो देन हम लोग ने कंसल्टेंट से बात की, एजेंट से बात की कि मतलब अभी आगे क्या करना है, और कॉलेज मतलब ऑप्शन है कुछ कि एडमिशन विड्रॉ करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आप कॉलेज की पॉलिसी है कि आप अगर कुछ भी है ना ऊपर नीचे होता है तो आप एक बार डिफ़र करवा सकते हो, मतलब एक बार अपना इंटेक चेंज कर सकते हो। सो मैंने एक सेम की फ़ीस ऑलरेडी पे कर दी थी। सो मैंने सितंबर इंटेक से जनवरी इंटेक करवा दिया, मेरा सेम प्रोग्राम था जनवरी में। देन मेरे को जनवरी इंटेक का ऑफ़र लेटर मिला था, एक नया ऑफ़र जनरेट होता है और फ़ी इनवॉइस भी नई जनरेट होती है। सो ऑफ़र लेटर मेरे को मिला था
20-25 दिन बाद, हाँ उसका भी ऑफर लेटर आ ही गया था 20-25 दिन में। अकॉर्डिंग टू न्यू फ़ी इनवॉइस मेरे को थोड़ी फ़ीस मतलब कम हो गई थी सितंबर इनटेक से जनवरी इनटेक के कंपैरेटिवली। सो मेरे को सेकंड इंस्टॉलमेंट में थोड़ा कम मतलब थोड़ी कम फ़ीस पे करनी थी। सो देन जैसे ही ऑफर लेटर आया मेरा तकरीबन सितंबर में ऑफर लेटर आ ही गया था, हाँ सितंबर में ऑफर लेटर आ गया था। फिर थोड़ा मैंने पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया और मतलब हम लोग ने अक्टूबर मैंने अक्टूबर के स्टार्टिंग में सेकंड सेम की भी फ़ीस पे कर दी। अक्टूबर स्टार्ट में सितंबर एंड में फ़ीस पे कर दी और फिर अक्टूबर की 15 तारीख से पहले GIC $10,000 जो आपको पे करने होते कंपलसरी वो भी पे कर दी। और हमारा प्लान था कि अक्टूबर स्टार्टिंग में मेरी फ़ाइल मतलब ऑनलाइन अपलोड हो जाए, भले उस टाइम पे सब बंद था बायोमेट्रिक्स का VFS और वो सब, पर एक बार फाइल अपलोड हो जाए तो जैसे ही खुलता है तो मतलब थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो। सो 5 अक्टूबर के पहले GIC भी पे कर दी, GIC की रिसिप्ट भी आ गई, सब हो गया। और मैं गया था अराउंड 8 या 9 अक्टूबर को कानन इंटरनेशनल। मेरी फ़ाइल का प्रोसेस सब कानन से ही करवाया मैंने। सो कानन में गया था, मेरे उन लोग ने डॉक्यूमेंट सब ले लिए वीज़ा फाइल्स के लिए और उन्होंने बोला 2-3 दिन में कॉल करते हम आपको। तो 2-3 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। सो मैं कॉल कर रहा हूँ, उधर कोई रिसीव नहीं कर रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो मैं इतने टाइम में मैं पिछले 4 महीने से एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ एज ए कंटेंट राइटर कानन इंटरनेशनल में ही। सो मेरे को अंदर से मतलब पता चला कि वहाँ पे 5-6 जन को कोरोना पॉजिटिव आया। सो इसलिए कानन का पूरा हेड ऑफिस बंद है और अभी फुल सैनिटाइज हो रखा था और बंद था। सो इसीलिए और 10-15 दिन का डिले हो गया और मेरी फाइनली फ़ाइल अपलोड हुई 28 अक्टूबर को। सो तब तक कुछ मतलब तब तक तो यही था कि अब चलो फाइल अपलोड कर देते, जब खुलेगा तब खुलेगा। और तब तक वो भी दिमाग में था कि एक बार ही डिफ़र होता है तो अभी जनवरी इनटेक में अगर पॉसिबल नहीं हो पाए तो आगे क्या करना पड़ेगा, एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा या क्या करना, वापस पैसे मंगवाने पड़ेंगे, वापस भरने पड़ेंगे, वो सब प्रोसेस वापस, तो टाइम ज़्यादा जाएगा। और एक साइड से जो इमिग्रेशन वाले थे और VFS वाले थे, जो बायोमेट्रिक्स और वीज़ा ऑफिस, वो सब खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले बोल रहे थे सितंबर में खोलेंगे, फिर जैसे 30 सितंबर आया नई ट्वीट आई कि 30 अक्टूबर को अक्टूबर एंड में खोलेंगे। जैसे अक्टूबर आया फिर उन्होंने अनाउंस किया अभी नवंबर एंड में खोलेंगे। तो मेरे को तो मतलब थोड़ा जैसे हर महीने के एंड में एक होप मिल रहा था कि अगले महीने खुल रहा है, अगले महीने खुल रहा है। और जैसे ही अगले महीने का एंड आता है उधर वापस वो एक्सटेंड कर दे रहे। सो फिर वो तब टेंशन हो गया था कि ये लोग नवंबर में के एंड में बोल रहे हैं तो फिर बायोमेट्रिक्स कब होगा, फिर वीज़ा कब आएगा। 18 जनवरी से कॉलेज स्टार्ट है तो फिर क्या होगा, क्या वो सब कुछ पता नहीं था तब। देन उन्होंने लकीली 25 नवंबर को बायोमेट्रिक्स की फैसिलिटीज़ मतलब बायोमेट्रिक्स चालू कर दिया इंडिया में। सो मैंने अप्लाई किया था बायोमेट्रिक्स के लिए। लोग बहुत इतने स्टूडेंट्स टूट पड़े थे वेबसाइट पे, रात को वेबसाइट ही क्रैश हो गया था, है ना। मैं रात को 1-2 बजे तक मतलब 24 तारीख को 12 बजे के बाद तो 25 हो जाती है। सो रात को 1-2 बजे तक मैं लगा रहा, मैंने भी 5-6 बार किया बट लोडिंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं वेबसाइट से, तो मैं सो गया। और लोगों ने रात को 4-5 बजे भी किया, उन लोग को जल्दी डेट मिल गई बायोमेट्रिक्स की, और मैंने सिर्फ उन लोग से 6-7 घंटा लेट किया। 25 नवंबर को ही किया दोपहर को 3-3:30 बजे, और मेरे को डेट मिली 23 दिसंबर की, 1 महीने बाद। सो 1 महीना मेरा उसमें वेस्ट हो गया। 1 महीने बाद मेरे को बायोमेट्रिक्स की डेट मिली और अभी वीज़ा पता नहीं कब आएगा। और अभी बायोमेट्रिक्स दिए हुए मेरे को 1-2 दिन हुए, अभी देखते हैं आगे वीज़ा कब आता है, क्या होता है। सो आगे जो भी होता है मैं व्लॉग्स बनाता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा, पता चल जाएगा कब वीज़ा आ रहा है, कब जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। बहुत जैसे एक बार वीज़ा आ जाएगा ना, इतने व्लॉग्स आएंगे ना, कंटिन्यूज़ रेगुलर व्लॉग्स आएंगे और क्रेज़ी कंटेंट मिलेगा। तब पूरा पैकिंग का हाउ प्रिपरेशन सब व्लॉग्स बनाऊंगा मैं उस पर। सो अभी आते हैं IELTS पे। सो मैंने 7 बैंड मेरे कैसे आए। सो पहले तो मतलब IELTS में 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। सो अगर आप 1-1.5 महीना जाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरी बस की क्या है, मतलब मेरे को कौन सा थोड़ा ज़्यादा फाता है, कौन सा ज़्यादा पसंद है, या फिर किस में मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। 1-1.5 महीने में ये एनालाइज़ कर देना है कि मैं किस में ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, कौन से मॉड्यूल में। तो ओवरऑल IELTS बैंड्स ऐसे निकलते हैं कि 4 जो मॉड्यूल है उसका प्लस करके डिवाइड बाय 4 करके जो भी आता है वो उसमें से निकलता है। तो अपने को ट्राई करना है कि जो अपने मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो आप,
वो उसमें ज़्यादा स्कोर करो और ओवरऑल बैंड्स इंक्रीज़ करो, क्योंकि क्या है लोगों को राइटिंग में कम आते हैं, स्पीकिंग में वैसे भी 6 आ जाते हैं। जैसे मेरे स्पीकिंग में 6 बैंड थे, राइटिंग में 6 बैंड थे, लिसनिंग में 8 थे और रीडिंग में 7 थे। सो रीडिंग और लिसनिंग की वजह से मेरे ओवरऑल 7 बैंड आए, वरना मेरे 6.5 आते हैं। और राइटिंग में उन लोग का एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, वो आपको फॉलो करना होता है। सो वो फॉर्मेट अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना, सो वो उन लोग के बैंड्स का वो जो फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे उसके बैंड काट लेंगे। और मतलब थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो वो लोग माफ़ कर देंगे, पर जो फॉर्मेट वो देते हैं वो आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वो उसके बैंड ज़्यादा काट लेते हैं। सो मेरे लगभग 6.5 आ ही जाता है, मैंने इतना तो लिखा था, बट वो एक लास्ट में जो कंक्लूजन होता है ना वो लिखना भूल गया था, तो मेरे 6 आए। और स्पीकिंग में भी 6 आए थे, और लिसनिंग और रीडिंग में मेरे को पता मैं कवर कर सकता हूँ। सो मैं वो दोनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, सबकी करता है प्रैक्टिस इक्वली, बट ये दोनों में मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरे से कि मैं ये दोनों में ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, और मैं दोनों में ज़्यादा स्कोर किया और मेरे ओवरऑल 7 बैंड आए। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि लिसनिंग और रीडिंग ये 2 चीज़ है जिसमें आप ज़्यादा स्कोर करके ओवरऑल बैंड्स इंक्रीज़ कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि भाई तेरा राइटिंग में कितने आए, आपको ओवरऑल बैंड्स ही पूछेंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 मॉड्यूल में इक्वली लाना है, या फिर किसी में कम आए तो मेरे को कम आता है, या फिर है ना राइटिंग में कम आया और लिसनिंग में ज़्यादा आ गया तो मेरे को कम इंग्लिश आता है। ये सब नहीं होता है, ये कोई कॉलेज का या सब्जेक्ट नहीं है। अपने को ओवरऑल आईएल्स के जो बैंड है वही मैटर करता है। सो अपना मेन गोल यही होना चाहिए कि कैसे भी करके ओवरऑल जो बैंड है वो ज़्यादा आए, ना कि इंडिविजुअल मॉड्यूल में आप ज़्यादा स्कोर करो। सो यही एक थी छोटी सी एडवाइस की लिसनिंग और रीडिंग में ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा आप कवर कर सकते हो। क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग में वैसे भी इतने बैंड्स वो लोग देते नहीं है, और लिसनिंग और रीडिंग में अपने हाथ में होता है। उसमें सीधा राइट और रॉन्ग, राइट होगा तो अपना 1 मार्क्स और रॉन्ग होगा तो कट जाएगा। सो वो अपने हाथ में होता है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। सो मेनली वही फोकस करो कि लिसनिंग और रीडिंग में स्कोर करो ज़्यादा से ज़्यादा। सो अगर ये कोविड का सीन नहीं होता तो मैं सितंबर 2020 में कनाडा पहुंच चुका होता, बट ड्यू टू कोरोना मेरे को मेरा इंटेक डिफ़र करवाना पड़ा, और मेरे को अभी जैन में जाना पड़ेगा, जैन 2021 में। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गुड न्यूज़ है कि मैं अभी जा सकता हूँ, सब चालू हो गया है। बस एक बार वीज़ा टाइम से आ जाए, और मैं वैसे थोड़ा लेट भी आएगा तो भी चलेगा, बट ज़्यादा लेट ना हो तो कुछ मेरे को भी आइडिया है कि मतलब जो भी रिज़ल्ट है वीज़ा का, मतलब वीज़ा आता है या फिर रिजेक्ट होता है, जो भी रिज़ल्ट है वो थोड़ा जल्दी मिल जाए तो आगे क्या करना है वो मतलब थोड़ा समझ में आए मेरे को भी कि आगे मतलब क्या स्टेप लेना है। सो और वीज़ा अगर थोड़ा लेट भी आता है, मेरी कॉलेज स्टार्ट हो जाती है और वीज़ा लेट भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी जो कॉलेज है शेरिडन वो मेरे को ऑनलाइन स्टडीज़ की फैसिलिटीज़ दे रही है। तो मैं जब तक वीज़ा नहीं आता है तब तक मैं ऑनलाइन भी पढ़ सकता हूँ इंडिया से, और जैसे ही वीज़ा आएगा मतलब चालू सेमेस्टर में तो मैं जा सकता हूँ कनाडा कभी भी। सो वैसे ही कोई दिक्कत। और मैं भूल गया, हाँ मेरा कोर्स है, मेरा प्रोग्राम है एडवांस डिप्लोमा का, और उसमें जो कोर्स है मेरा वो कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग का है। 3 साल का कोर्स है, शेरिडन कॉलेज है, जैन इंटेक है, और हाँ यही था सिर्फ बस। सो यही था अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, और अभी 2 दिन हुए बायोमेट्रिक्स दिए हुए। होप जल्दी से जल्दी वीज़ा आ जाए और आगे क्रेज़ी कंटेंट मिले और व्लॉग्स आए मेरे चैनल पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ी सी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो मेरे वीडियो से, सो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आईएलटीएस करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कनाडा जाने वाले हैं। सो यस, यही था आज का वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।